जय हिंद साथियों। मैं हूं अरुण कुमार और आज हमारा टॉपिक है इंडस रिवर सिस्टम। इससे पहले हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र के बारे में डिटेल से। काफ़ी बड़ा रिवर सिस्टम है ये। 4 देशों में इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है, जैसा आप इधर मैप में देख सकते हैं। टोटल तिब्बत, भारत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, 4 देशों में इसका अपवाह तंत्र है। अगर हम मुख्य नदी की बात करें तो मुख्य नदी 3 देशों से होकर बहती है। ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, उसके बाद भारत, उसके बाद पाकिस्तान, और बाकी इसकी सहायक नदियाँ जितनी भी हैं कौन कौन से क्षेत्र से होकर बहती हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए, लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये 4 देश, इधर चाइना, इधर भारत, ये पाकिस्तान और कुछ अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र भी है जहाँ से काबुल नदी इसमें आके मिलती है। टोटल जो इसकी लंबाई नदी की वो 3,000, लगभग 3,000 किलोमीटर है। 3180 किलोमीटर लंबी नदी है सिंधु नदी। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और पाकिस्तान की ये नेशनल रिवर भी है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी। सिंधु नदी के नाम से ही, इंडस रिवर के नाम से ही भारत को इंडिया नाम मिला है। भारत का जो इंडिया नाम हमें मिला है वो सिंधु नदी के नाम पे रखा गया है। सिंधु नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? सिंधु नदी का ओरिजिन होता है तिब्बत में। एक ग्लेशियर है चेम युंग डुंग ग्लेशियर। काफ़ी अजीब और अनोखा सा नाम है, याद रखिएगा। चेम युंग डुंग ग्लेशियर, क्या नाम है बच्चों? चेम युंग डुंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। और चेम युंग डुंग ग्लेशियर कहाँ है? तिब्बत में। चाइना भी बोल सकते हैं क्योंकि तिब्बत चाइना ऑक्यूपाइड एरिया है, चाइना का आधिपत्य है उस जगह पे। और चीम युंग डुंग ग्लेशियर कौन सी श्रेणी में है? तो ये कैलाश श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है? कैलाश श्रेणी में है। ये कैलाश श्रेणी में है चेम युंग डुंग ग्लेशियर। मानसरोवर लेक का नाम आपने सुना होगा। मानसरोवर लेक के पास ही है कैलाश पर्वत श्रृंखला और वहीं पे है चेम युंग डुंग ग्लेशियर, जहाँ तिब्बत से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। और कैलाश के बारे में आप सबको पता होगा, कैलाश इज द होम ऑफ लॉर्ड शिवा एज पर हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भगवान शंकर का घर भी माना जाता है कैलाश पर्वत को। तो वहीं से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। अगर हम इस नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो इस नदी की टोटल लंबाई है 3180 किलोमीटर, लगभग 3,000 किलोमीटर, याद रखिएगा। 3 देशों से होके बहती है तो 3,000 किलोमीटर लगभग आपके याद रह जाएगा। कौन कौन से 3 देश हैं? तिब्बत या चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। तिब्बत या चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, इन 3 देशों से होकर नदी बहती है। टोटल अगर हम इसके अपवाह तंत्र की ड्रेनेज एरिया की बात करें तो 11,65,000 किलोमीटर इसका अपवाह तंत्र है। 11,65,000 किलोमीटर इसका अपवाह तंत्र है। पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे लंबी नदी है और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। कौन सी नदी? इंडस रिवर। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है इंडस रिवर। अब हम बात करते हैं भारत की। तो तिब्बत के चेम युंग डुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद ये भारत में एंटर करती है। भारत में जिस जगह से ये नदी एंटर करती है उस जगह का नाम है दामचोक। क्या नाम है उस जगह का? दामचोक। अभी हम सब मैप में भी देखेंगे। दामचोक नामक जगह से ये नदी भारत में प्रवेश करती है और जिस जगह से भारत से ये एग्जिट होकर पाकिस्तान में चली जाती है उस जगह का नाम है चिल्लास। क्या नाम है उस जगह का? उस जगह का नाम है चिल्लास। चिल्लास पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में चिल्लास पड़ता है। तो भारत में जो ये नदी है इंडस रिवर, ये 2 पर्वत श्रेणियों के 2 रेंजेस के बीच से होकर बहती है। उन रेंजेस का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। उनका नाम है लद्दाख और जास्कर। ये भी हम मैप में देखेंगे। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर नदी बहती है और
गार्ज का निर्माण करती है। पीओके वाले एरिया में गार्ज का निर्माण करती है। पीओके वाले एरिया में किस चीज़ का निर्माण करती है? गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज क्या होता है? गार्ज को हम बोलते हैं महाखड्ड। हिंदी में गार्ज को बोलते हैं महाखड्ड। महाखड्ड क्या होता है ये अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक पहाड़ है, माउंटेन है, हार्ड रॉक का बना हुआ, और इस तरफ से रिवर आ रही है। रिवर पहाड़ के ऊपर से बह रही है। ये रिवर बनाई है मैंने यहाँ पे। ये रिवर आ रही है और आगे चल के जब रिवर को मानिए एक सॉफ्ट रॉक मिल जाती है, कुछ मुलायम धरती, मुलायम ज़मीन, मान लीजिए यहाँ पे नीचे एक मुलायम जगह सॉफ्ट रॉक आ जाती है, तो ये रिवर क्या करेगी? ये रिवर इस रॉक को काट देगी, बहा बहा के अपने साथ ले जाएगी। और जब ये रिवर यहाँ से इस रॉक को, सॉफ्ट रॉक को काटेगी, इसका इरोजन करेगी, तो यहाँ पे बन जाएगी कि वैली, वी शेप वैली, कुछ ऐसी सी आकृति बन जाएगी। ये हमारी है वी शेप वैली। ये हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वाधर क्षरण या वर्टिकल इरोजन हो जाएगा। दोनों तरफ ये माउंटेन था, यहाँ भी दोनों तरफ ये माउंटेन है, और ये रिवर वैली से प्रवाहित हो रही है। कैसी वैली? वी शेप वैली। और वी शेप वैली को अगर और गहरी हो जाएगी, और डीपर हो जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे गार्ज। इसको हम बोलेंगे गार्ज, महाखड्ड। तो सिंधु नदी महाखड्ड से होकर प्रवाहित होती है पीओके वाले एरिया में। और पाकिस्तान में कहाँ जाती है? पाकिस्तान में एक जगह है अटक। पाकिस्तान में एक जगह है अटक। अटक में जाके ये पर्वतों से निकल के बाहर आ जाती है और धरातल वाले एरिया में प्रवाहित होने लगती है। कौन सी जगह से पाकिस्तान में जगह पड़ती है? अटक। उसके बाद पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है मिठानकोट। मिठानकोट में जाके ये सतलज नदी, इसमें आके इसकी सतलज जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी सतलज इसमें आके मिल जाती है मिठानकोट वाले एरिया में। ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, अटक और मिठानकोट, याद रखिएगा। उसके बाद सिंधु नदी का जो एंड है मुहाना, वो कराची के पास अरब सागर में है। कराची के पास अरब सागर में जाके नदी गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम इस मुख्य नदी को मैप में देख लेते हैं, मैप में किस किस तरह से प्रवाहित हो रही है। तो ये है हमारा चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। ये तिब्बत में है। इसी चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से जो रिवर ओरिजिन हो रही है, ये है हमारी इंडस रिवर। इंडस रिवर प्रवाहित हो रही है भारत की तरफ, और भारत की तरफ प्रवाहित होते होते ये ए पॉइंट जो बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पे आ जाती है। ये ए पॉइंट कौन सा है जहाँ से ये भारत में एंटर करेंगी? उस ए पॉइंट का नाम है दाम चौक। जो नाम मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ याद रखिएगा, सारे के सारे नाम इम्पोर्टेंट हैं। दाम चौक नामक जगह से ये भारत में एंटर करेंगी, और उसके बाद ये ऊपर वाली रेंज है, जो ये ऊपर वाली रेंज है, ये है लद्दाख रेंज। तो लद्दाख रेंज के ऊपर से प्रवाहित होती है, पहले लद्दाख रेंज के ऊपर से प्रवाहित होंगी, और सिंधु नदी थोड़ा आगे बढ़ती है और आगे जाके लद्दाख रेंज को काट के उसके नीचे निकल जाती है। लद्दाख रेंज को काट के उसके नीचे निकल जाती है। तो लद्दाख रेंज को काट के नीचे निकल जाती है। लद्दाख रेंज को काट के जिस जगह से सिंधु नदी नीचे निकलती है, उस जगह का नाम है दुगाती। क्या नाम है? दुगाती। दुगाती नामक जगह से ये लद्दाख रेंज को काटती है, और उसके बाद दो रेंज हैं, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में प्रवाहित होने लगती हैं। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो? ये ऊपर वाली है हमारी लद्दाख, और नीचे वाली रेंज है हमारी जास्कर। ऊपर वाली है लद्दाख, नीचे वाली है जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवाहित होती हुई आगे हमारी इंडस रिवर पहुंच जाती है लेह। लेह एक अकेला शहर है जो इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ है। ये लेह वाला क्षेत्र है। लेह वाले क्षेत्र से ये नदी आगे बढ़ती है, और बाल्टिक, स्कर्दू, गिलगित, ये गिलगिट वाला क्षेत्र है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए गिलगिट वाले क्षेत्र में इनके इस नदी के आगे आता है एक पर्वत जिसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। वहाँ से नदी यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेके गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है और चली जाती है पाकिस्तान। पाकिस्तान के खैबर पख्तून स्टेट, ये खैबर पख्तून राज्य में पाकिस्तान की नदी चली जाती है। कौन से राज्य में चली जाती है? खैबर पख्तून। खैबर पख्तून से आगे नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ के चली जाती है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है।
सिंध प्रांत से आगे बढ़ती हुई नदी चली जाती है कराची, और कराची से आगे जाके अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ जाके अपना मुहाना बनाती है? अरब सागर में। तो ये हमने मेन रिवर जो है हमारी सिंधु, उसका हमने रूट देखा, कहाँ कहाँ से होके बहती है। ये जो चेम युंग डुंग ग्लेशियर है, ये कैलाश पर्वत मानसरोवर लेक के पास, यहीं एक राक्षस ताल है, राक्षस ताल भी बोलते हैं, राक्षस ताल भी बोलते हैं। वहाँ से उसके दक्षिण साउथर्न पार्ट से एक और रिवर निकलती है, इसका नाम है सतलज। और वहीं से एक तीसरी रिवर में निकलती है जो इस दिशा में ईस्टर्न साइड में प्रवाहित होती है, इसका नाम है सांगपो, जिसे हम बाद में भारत में जाके ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जाके क्या बोलते हैं? जमुना। बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। तो तीनों नदियों का ओरिजिन मानसरोवर लेक के पास से ही होता है। तीनों नदियों का ओरिजिन मानसरोवर लेक के पास से ही होता है। कौन कौन सी तीन नदियां हैं ये? सतलज, इंडस और सांगपो। सांगपो हम ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में या चाइना में सांगपो नाम से पुकारते हैं। और ये जो हमारी इंडस रिवर है, ये एक पौराणिक नदी है। कैसी नदी है बच्चों? पौराणिक नदी। पौराणिक नदी से मेरा मतलब है ये हिमालय पर्वत जो बना है, ये हिमालय हमारी रेंज है पूरी, इस हिमालय पर्वत के बनने से पहले भी ये नदी यहाँ पे रही है, इसलिए इसको हम पौराणिक नदी बोलते हैं। तो जब यहाँ पे हिमालय नहीं था तो यहाँ पे इंडिया भी नहीं रहा होगा। तो जब इंडिया नहीं था तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था टैथिस सागर। कौन सा सागर था? टैथिस सागर। तो जब टैथिस सागर में अपना जल आके अपना मुहाना बनाती होंगी पौराणिक में, एंशियंट टाइम में, इसलिए हम इसको पौराणिक नदी भी कहते हैं। इंडस रिवर को हम पौराणिक नदी भी कहते हैं। अगर हम मेन इंडस रिवर का बात करें तो ये अपने JNK से ही प्रवाहित होती है। JNK से ही प्रवाहित होती है। लद्दाख अब तो यूनियन टेरिटरी बन गया है, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी वाला एरिया है। आगे चलेंगे तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, और ये POK, पिंक कलर से जो बना हुआ है ऊपर, ये POK। तो ये इतने क्षेत्र से ही भारत के प्रवाहित होती है। नेक्स्ट में देख लेते हैं। काफ़ी बड़ी स्लाइड है, इसे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत सिंपल है, इजी है। तो अब देखते हैं हम इंडस की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और वो कहाँ कहाँ से ओरिजिन होती हैं, कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती हैं। तो ये हमारी मुख्य पहली इंडस रिवर है, जिसके बारे में हमने देख लिया। इसकी सबसे पहली सहायक नदी जो है वो है झेलम। कौन सी है बच्चों? झेलम। जम्मू एंड कश्मीर में एक लेक है यहाँ पे, ये यहाँ पे, इस लेक का नाम है वेरी नाग लेक। क्या नाम है? वेरी नाग लेक। वेरी नाग लेक से ओरिजिन होता है झेलम नदी का, झेलम नदी का। और आगे जाके ये वेरी नाग लेक से आगे बढ़ती है, और एक और लेक है श्रीनगर में, एक दूसरी लेक है वुलर लेक। कौन सी लेक? वुलर लेक। वुलर लेक भी झेलम नदी में ही बनी हुई है, झेलम नदी का ही पार्ट है। वुलर लेक एक गोखुर लेक है, और इस नदी किनारे बना हुआ है श्रीनगर। ये मैंने SN करके दिखाया है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद झेलम नदी एंटर कर जाती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एंटर कर जाती है, और उसके बाद आगे चली जाती है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान चली जाती है, ये चली गई, झेलम नदी पहुंच गई पाकिस्तान। झेलम नदी जिन जिन क्षेत्रों से होकर बहुत बहती हैं, वह श्रीनगर, बारामूला, उरी, मुजफ्फराबाद और मीरपुर, ये नाम याद रखिएगा, झेलम नदी से जुड़े हुए हैं। इसका उद्गम आप याद रखिएगा, बैरीनाग झील। बैरीनाग झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी झील? बैरीनाग झील। और झेलम के किनारे जो बसा हुआ है कौन सा शहर है? श्रीनगर। वुलर लेक कौन सी नदी से संबंधित है? झेलम नदी। झेलम किसकी सहायक नदी है? चेनाब नदी की। चेनाब हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रथम नदी हमने देख ली जो इंडस की सहायक नदी, इंडस की पहली ट्रिब्यूटरी है झेलम। उसके बाद दूसरी ट्रिब्यूटरी के बारे में हम देखते हैं। दूसरी मुख्य सहायक नदी जो हमारी इंडस की है वो है चेनाब। ये हम देख रहे हैं चेनाब के बारे में। चेनाब नदी, चेनाब नदी दो जल की धाराओं के मिलने से बनती है। एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा। ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ये जो आपको
पर्पल कलर से दिख रहा है, ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है। तो यहाँ पे ये चंद्रा और ये भागा, ये दो स्थान है हिमाचल प्रदेश में। वहाँ से ये चंद्रा और भागा दो धाराएं निकलती हैं। बारालाचा लापास, बारालाचा लापास नाम याद रखिएगा, बारालाचा लापास के से ही निकलती हैं चंद्रा और भागा, दो जलधाराएं। बारालाचा लापास कहाँ है? बारालाचा लापास लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। जो आपको पर्पल वाला एरिया दिख रहा है ये पूरा हिमाचल प्रदेश है, ये पूरा हिमाचल प्रदेश है। तो इस वाले एरिया में है बारालाचा लापास, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश से निकलती है चेनाब नदी। और चेनाब नदी किन दो धाराओं के मिलने से बनती है? चंद्रा और भागा, इसलिए हिमाचल प्रदेश में इस नदी को चंद्रा भागा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रा और भागा आपस में जाके एक टांडी नामक जगह है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे दोनों रिवर आपस में मिल रही हैं। इस जगह का नाम है टांडी। क्या नाम है? टांडी। टांडी नामक जगह पे जाके चंद्रा और भागा मिल जाती हैं और नदी का नाम बन जाता है चेनाब। चेनाब जो है जाके आगे पीओके वाले एरिया से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में जब ये जाती है तो ऊपर से इसमें दूसरी नदी आके मिलती है जो थी झेलम। तो झेलम किसकी सहायक नदी हो गई? झेलम चेनाब की सहायक नदी है। और ये चेनाब के नाम से ही आगे बढ़ती है। फिर ये नदी, मुख्य नदी चेनाब है, चेनाब के नाम से आगे बढ़ती है। झेलम चेनाब की सहायक नदी है। और चेनाब इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी मैंने बताया था आपको सतलज, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चेनाब। लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम, लॉन्गेस्ट इन द टर्म्स ऑफ लेंथ, लंबाई के अनुसार और उस नदी में कितना पानी वो लेके जा रही है उसके अनुसार नदियों को दो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में बांटा जाता है। तो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सहायक नदी इंडस की जो है वो है चेनाब। और झेलम चेनाब की सहायक नदी है, ये आपने यहाँ देख लिया। उसके बाद हम तीसरी नदी की तरफ चलते हैं। जो तीसरी सहायक नदी है उसका नाम है रावी। क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है रावी नदी। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से उसका उद्गम होता है। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से मैंने दिखाया, ये जो ग्रीन कलर से जगह दिख रही है आपको, इस जगह का नाम है रोहतांग पास। जैसे ऊपर अभी मैंने आपको बताया था बारालाचा पास, वहाँ से दो रिवर निकल रही थी चंद्रा और भागा। ऐसे एक रोहतांग पास, रोहतांग पास, रोहतांग पास से कौन सी रिवर निकलती है? रावी। रोहतांग पास से निकलती है रावी, रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा कहाँ है? चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है उसका नाम है रोहतांग पास। ये जितने भी पास आपको दर्रे हैं इन सब के बारे में हम एक दूसरी क्लास लेंगे जिसमें सारे दर्रों को और सारे डैम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप खाली इसका नाम याद रखिए। रोहतांग पास से निकलती है रावी नदी, और रावी नदी आगे बढ़ती है, रावी नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के कहाँ पहुँच जाती है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से नदी आगे बढ़ के पहुँच जाती है बच्चों पंजाब। ये नदी पहुँच गई पंजाब। देखिए ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकली थी और जम्मू कश्मीर में होती हुई पाकिस्तान गई थी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर से ही निकली थी और सीधा पाकिस्तान चली गई थी। केवल एक राज्य था। चिनाब में दो राज्य हैं जिसमें JNK शामिल है। और रावी में हिमाचल प्रदेश से निकली है और पंजाब से होती हुई पाकिस्तान चली गई है। ये नदी जम्मू कश्मीर नहीं जाती है, ये याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आता है। तो रावी नदी रोहतांग पास से उद्गम है इसका। रोहतांग पास से उद्गम होने के बाद पंजाब से होती हुई आगे जाके मिल जाती है कहाँ पे? जो चेनाब नदी आई थी जिसमें झेलम नदी भी मिली थी, चेनाब नदी में जाके मिल जाती है रावी नदी, और नदी आगे बढ़ जाती है चेनाब के नाम से ही। तो ऊपर से आके चेनाब में मिली झेलम और नीचे से आके चेनाब में मिली रावी। तो रावी भी चेनाब की सहायक नदी है। और ये रावी के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि ये इंडिया पाक बॉर्डर का निर्माण करती है इस वाले एरिया में। ये मैं इसको मिटा के इरेज करके दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये जो ये वाला ये जो ये एरिया है पंजाब बॉर्डर वाला, यहाँ पे ये नदी ऐसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का निर्माण भी करती है, इंडो पाक बॉर्डर भी बनाती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
उसके बाद हम अगली सहायक नदी की तरफ चलते हैं। इसके बाद अगली सहायक नदी कौन सी है? अगली सहायक नदी है ब्यास। अगली सहायक नदी है ब्यास। ब्यास नदी भी का उद्गम जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में, स्टेट का नाम भी याद रखना है, उद्गम का नाम भी याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में सोलांग वैली। कौन सी वैली? सोलांग वैली। हिमाचल प्रदेश में सोलांग वैली में एक जगह है रोहतांग पास। सबसे पहले जो मैंने आपको चंद्राभागा बताया था वो था बारालाचा ला पास। कौन सा पास था? बारालाचा ला पास। उसके बाद मैंने आपको बताया था राबी रोहतांग पास, और अब ब्यास। ब्यास भी रोहतांग पास से ही, रोहतांग पास से दो नदियां हैं, राबी और ब्यास दोनों। तो रोहतांग पास में एक जगह है ब्यास कुंड। कौन सी जगह है बच्चों? ब्यास कुंड। तो ब्यास कुंड से जो नदी निकलेगी, जिसका उद्गम होगा, उसका नाम क्या होगा? ओबियसली ब्यास कुंड से निकली है तो ब्यास ही होगा। तो ब्यास नदी निकलती है ब्यास कुंड रोहतांग पास से। कुल्लू और मनाली दो टूरिज्म प्लेस हैं हिमाचल प्रदेश में, वो दोनों शहर इसी नदी के किनारे हैं। ब्यास कुंड से निकलने के बाद, ओरिजिन होने के बाद, ये कुल्लू और मनाली वाले क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए, मंडी वाले क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए आगे जाके पंजाब में एक जगह पहुंच जाती है। पंजाब में एंटर होती है और पंजाब में एक जगह पहुंच जाती है जिसका नाम है हरिके। क्या नाम है जगह का? हरिके। ये यहाँ पे हरिके तक आ जाती है। हरिके में क्या होता है? हरिके में एक दूसरी रिवर भी आती है, अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं ब्यास का। तो ब्यास का ओरिजिन कहाँ से होता है? ब्यास का ओरिजिन होता है रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश से। सलोंग वैली में एक जगह है। रोहतांग पास में भी किस जगह से? ब्यास कुंड से उद्गम होता है। कुल्लू और मनाली मंडी, कुल्लू मनाली मंडी ब्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं। और ब्यास नदी का पुराना नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। ब्यास नदी का पुराना नाम था बिपाशा। ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? बिपाशा। और ये पंजाब में एक जगह है हरिके। हरिके में जाके सतलज नदी से मिल जाती है। हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी सतलज नदी से मिल जाती है। अभी हम सतलज के बारे में देख लेते हैं। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैंने बताया था चेमयुंगडुंग लेक, मानसरोवर वाला जो एरिया है, उसी के साउदर्न पार्ट में एक जगह है राक्षस ताल। उसको राक्षस ताल भी कहते हैं। राक्षस ताल या राक्षस ताल। राक्षस ताल या राक्षस ताल चेमयुंग ग्लेशियर का साउदर्न पार्ट है, वहाँ से उद्गम होता है। कौन सी नदी का? सतलज नदी का। सतलज नदी को तिब्बत में या चाइना में किस नाम से जाना जाता है? लांगसेन खम्बाब। ये लांगसेन खम्बाब, आई डोंट नो मैं इसका सही प्रोनाउंसिएशन भी कर पा रहा हूँ या नहीं। लांगसेन खम्बाब। लांगसेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है सतलज को तिब्बत में। सतलज नदी फिर तिब्बत से आगे बढ़ती है, तिब्बत से आगे बढ़ी नदी और आगे आता है भारत। तो भारत में जिस जगह से भारत में एंटर होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सतलज नदी भारत में कहाँ से एंटर होती हैं? तो सतलज नदी भारत में जहाँ से एंटर होती है उस जगह का नाम है शिपकिला दर्रा, शिपकिला पास। क्या नाम है? शिपकिला पास। ये जो मैंने येलो लाइन से बनाया है ये है शिपकिला पास। शिपकिला पास। शिपकिला पास से ये नदी आगे बढ़ती है। नदी आगे बढ़ के पहुँचती है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के ऊपर भांगड़ा नामक जगह पे एक डैम बनाया गया, वो आप सबको पता ही होगा, भांगड़ा नांगल डैम। भांगड़ा नांगल डैम बनाया गया है सतलज नदी पे। और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से निकल के पहुंच जाती है पंजाब, और पंजाब में हरिके नामक जगह पे जाके ये ब्यास नदी से मिल जाती है। किस नदी से मिल जाती है? हरिके नामक जगह पे जाके ब्यास नदी से। हरिके एक वेटलैंड है। वेटलैंड क्या होता है? ये दूसरा टॉपिक है। नमभूमि, ये हम वेटलैंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही याद रखिए कि हरिके एक वेटलैंड है और हरिके नामक जगह पर ही एक बैराज बनाया गया है। हरिके नामक जगह पे ही एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है ये हरिके बैराज। क्या नाम है उस जगह का? हरिके बैराज। हरिके बैराज, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, सतलज और ब्यास, ये पंजाब में है। और हरिके बैराज से कैनाल निकलती है। हरिके बैराज से कैनाल निकलती है और इस तरह से प्रवाहित होती है, राजस्थान में पानी पहुंचाती है। क्या नाम है इस कैनाल का? इस कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ से निकलती हैं? हरिके बैराज, पंजाब से निकलती हैं। उसके बाद सतलज नदी हरिके बैराज में ब्यास नदी से मिलने के बाद आगे बढ़ती है
और फाइनली जाके झेलम नदी चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी जो ऊपर से आ रही थी, जो झेलम और रावी दोनों चेनाब की सहायक नदियाँ थीं, फाइनली जाके सतलज नदी जाके मिल जाती है चेनाब नदी में। और उसके बाद ये नदी जो आगे थोड़ी सी दूरी कवर करती है जिस नाम से, उसको हम बोलते हैं पंचनद या सतलज भी बोल सकते हैं। पंचनद के नाम से आगे जाके मिथानकोट में मुख्य रिवर हमारी जो थी इंडस में मिल जाती है। कौन सी जगह में? मिथानकोट। कौन सी जगह में जाके मिल जाती हैं? मिथानकोट में जाके इंडस रिवर से मिल जाती है। इसको एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडस रिवर की सबसे पहली सहायक नदी, ऊपर से नीचे की तरफ अगर आपको याद रखना है तो इस तरह से याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो इंडस ही थी। सबसे पहले तो इंडस ही थी। 6 नदियाँ हैं, इनके सीक्वेंस में आपको याद रखिएगा। इंडस, उसके बाद हमारी आई थी झेलम, उसके बाद हमारी आई थी चिनाब, उसके बाद हमारी आई थी रावी, उसके बाद हमारी आई थी ब्यास, सबसे लास्ट में आई थी सतलुज। सबसे बाद में आई थी सतलुज, IJCBS। इस तरह से सीक्वेंस में आपको याद रखना है। IJCRBS। अब इसका आप कुछ भी कोड बना सकते हैं। इतनी ज़्यादा चटनी राम ने बनाई सबको, इतनी ज़्यादा चटनी राम ने बनाई सबको। ऐसे सीक्वेंस में याद रख सकते हैं आप। किसी भी सीक्वेंस में आप याद रखते हैं, लेकिन आपको सीक्वेंस याद रखना है। ऊपर से नीचे की तरफ सबसे पहले इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं इंडस की। आई को छोड़ दीजिए, वो इंडस के लिए ही यूज़ हुआ है। सबसे पहली सहायक नदी है झेलम, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बैरीनाग झील से ओरिजिन जिसका होता है, श्रीनगर POK से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। उसके बाद दूसरी जो मुख्य सहायक नदी है वो है चेनाब, जो चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। जिसका ओरिजिन होता है बारालाचाला पास, हिमाचल प्रदेश से। तीसरी नदी है रोहतांग बोल रहा हूँ, रावी का ओरिजिन होता है रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश से। ये भी चेनाब की सहायक नदी है। और एक फैक्ट इसका इम्पोर्टेंट ये है कि लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लाहौर जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम है रावी। याद रखिएगा, लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अगली सहायक नदी जो है वो है हमारी ब्यास, जिसका ओरिजिन होता है रोहतांग पास से ही, ब्यास कुंड से। कुल्लू मनाली मंडी ब्यास नदी किनारे बसे हुए हैं। और सबसे लास्ट में हमारी सहायक नदी है सतलज, जो राक्षसताल चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। भारत में शिपकिला पास से एंटर होती है। भांगड़ा नामक जगह हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे इस पर भागड़ा नागर डैम बना हुआ है। और ये आगे जाके हरी के नामक स्थान पे ब्यास नदी से मिल जाती है, जहाँ से एक कैनाल का ओरिजिन होता है, इसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। और फाइनली पाकिस्तान में एंटर करती है, ऊपर से आ रही चेनाब से मिलती है और मिथानकोट में जाके पंचनद के नाम से मुख्य नदी इंडस में मिल जाती है। बीच में हमारे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गए थे। क्या थे वो पॉइंट? हम देख लेते हैं। झेलम नदी चेनाब में जहाँ आके मिलती है उस जगह का नाम है झुंग। क्या नाम है उस जगह का? झुंग। ये दोनों नाम भी एग्जाम में पूछे गए हैं। झेलम और चेनाब पाकिस्तान में जिस जगह पे मिलती हैं उसका नाम है झुंग। चेनाब के साथ रावी पाकिस्तान में जिस जगह पे जाके मिलती है उसका नाम है सराय सिंधु। नाम याद रखिएगा, झेलम और चेनाब पाकिस्तान में जिस जगह पे जाके मिलती हैं उसका नाम उस जगह का नाम है झुंग। ये है झुंग ऊपर वाला, ये जो है ये झुंग है। चेनाब और रावी जिस जगह में पाकिस्तान में एक दूसरे से मिलती हैं उसका नाम है सराय सिंधु। ये नीचे वाला सराय सिंधु है। और बाद में मिथानकोट, ये तो आपको पता ही है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ छूटा है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। ये हमने यहाँ पे देख लिया, नीचे से जो इतनी भी सहायक नदियाँ मिलती हैं, ये हमारी इंडस रिवर है, इस तरह से फिल हो रही है। ऊपर से जो है वो हमारा राइट है, इस तरफ से लेफ़्ट है। तो लेफ़्ट से आके जो नदियाँ हमारी मिल रही हैं, जो लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वो हमने यहाँ पे देख ली हैं सारी की सारी। एक इसमें छूट गया आई थिंक। यहाँ पे एक सबसे पहली जो सहायक नदी है इधर से आके मिलती है,
इंडस रिवर में यहाँ पे इसका नाम है जास्कर रिवर। जास्कर श्रेणी से निकलती है, आपने देखा था लद्दाख और जास्कर श्रेणी से, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से ही बहती है इंडस रिवर। तो जो सबसे पहली सहायक नदी आके इसमें मिलती है उसका नाम है जास्कर। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि इंडस रिवर में लेफ़्ट साइड से मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं वो है जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तब हम राइट साइड से, राइट ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो राइट साइड से आने वाली सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, इनमें से अक्सर नाम पूछा जाता है। राइट साइड ट्रिब्यूटरी का नाम ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि हम इसे स्किप कर देते हैं, ध्यान इस पर नहीं देते हैं। तो ये हमारी मुख्य नदी, सहायक मुख्य इंडस रिवर। ये हमारी इंडस रिवर जो ग्रीन कलर से है, कहाँ से ओरिजिन हो रही है? चेमजुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से इसका ओरिजिन हो रहा है। इसमें जो सबसे पहली सहायक नदी इसकी आके मिलती है उसका नाम है सियोक। ये है हमारी सियोक नदी। कौन सी नदी है ये? हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारी सियोक नदी। सियोक नदी के बारे में देख लेते हैं। ये वाला जो ऊपर पर्पल वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर। सबको इसके बारे में पता ही होगा, सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर के नीचे एक छोटा सा और ग्लेशियर है जिसका नाम है रीमो ग्लेशियर। ये ऊपर वाला सियाचिन ग्लेशियर, नीचे वाला रीमो ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर और रीमो ग्लेशियर। तो जो हमारी सियोक नदी है वो सियाचिन ग्लेशियर से नहीं निकलती है। याद रखिएगा, जो हमारी सियोक नदी है वो सियाचिन ग्लेशियर से नहीं निकलती है। एग्जाम में अक्सर लोग गलत कर देते हैं। सियोक नदी कहाँ से निकलती है? सियोक नदी निकलती है रीमो ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से बच्चों? ये नीचे वाला जो ग्लेशियर है इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, ये रीमो ग्लेशियर, नीचे वाला रीमो ग्लेशियर। और रीमो ग्लेशियर को हम टंग ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर की जीभ भी कहते हैं। तो रीमो ग्लेशियर से उद्गम होता है सियोक नदी का, जो कि इंडस की सहायक नदी है। और ऊपर उसके ऊपर जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ से एक दूसरी नदी का ओरिजिन होता है, उसका नाम है नुब्रा रिवर। ये छोटा सा जो ऊपर दिखाया गया है, सियाचिन ग्लेशियर से उद्गम होता है नुब्रा रिवर का, और वो जाके सियोक नदी में मिल जाती है। तो नुब्रा सियोक की सहायक नदी है। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है नुब्रा, उसको आप सियाचिन से मिलाएंगे। नुब्रा संबंधित है सियाचिन से और सियोक संबंधित है रीमो ग्लेशियर से। सियोक संबंधित है किस ग्लेशियर से? रीमो ग्लेशियर से। उसके बाद आगे हमारी इंडस पहुंचती है गिलगिट वाले क्षेत्र में। ये हमारा गिलगिट वाला क्षेत्र है। गिलगिट वाले क्षेत्र में एक हमारी लेक है जिसे हम कहते हैं सांदुर लेक। यहाँ पे ये सांदुर लेक है, ये सांदुर लेक है। सांदुर लेक से एक रिवर का ओरिजिन होता है जिसका नाम है गिलगित रिवर। क्या नाम है? गिलगित रिवर। ये छोटी सी आपको रिवर यहाँ पे दिख रही है, ये वाली, ये गिलगित रिवर है। ये गिलगित रिवर जो ऊपर से आके इसमें मिलती है। तो इसकी इंडस की दूसरी सहायक नदी जो राइट साइड से आती है, राइट ट्रिब्यूटरीज हमारी हो गई गिलगित। पहली थी सियोक। उसके बाद आगे मिलता है इसको नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत से आगे बढ़ती हुई हमारी इंडस रिवर कहाँ पहुँच जाती है? इंडस रिवर पहुँच जाती है पाकिस्तान, खैबर पख्तूनवाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान, खैबर पख्तून पाकिस्तान में चली जाती है हमारी नदी। और वहाँ पे जाके इसको जो सबसे पहले जो सहायक नदी मिलती है, देखिए ये इधर नीचे जो पिंक कलर से बना हुआ है पाकिस्तान है, और ऊपर जो ऑरेंज से दिख रहा है आपको वो अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान में काबुल के पास से एक नदी निकलती है, इसका नाम है काबुल नदी। क्या नाम है बच्चों? उस नदी का नाम है काबुल नदी। ये हमारी काबुल नदी आके मिलती है खैबर पख्तून वाले क्षेत्र में इंडस रिवर से। तो हमारी तीसरी सहायक नदी, राइट ट्रिब्यूटरी, राइट साइड से मिलने वाली कौन सी नदी होगी इंडस की? काबुल नदी। काबुल नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो काबुल नदी का ओरिजिन जहाँ से होता है वो है हमारा हिंदू कुश माउंटेन। ये जो जगह है हिंदू कुश माउंटेन अफ़गानिस्तान में, हिंदू कुश माउंटेन अफ़गानिस्तान से इसका ओरिजिन होता है। वो काबुल की भी दो सहायक नदियां हैं, एक है स्वैत, एक है कुनार। स्वैत और कुनार, बस नाम याद रख लीजिएगा, इतना ही, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वैत और कुनार। ये ऊपर वाली जो नदी है अफ़गानिस्तान में प्रवाहित हो रही है, ये है हमारी स्वैत नदी। और जो नीचे वाली नदी है, सॉरी गलत हो गया,
जो नीचे जो ऊपर वाली नदी है उसका नाम है कुनार नदी, जो अफ़गानिस्तान में ही प्रवाहित होती है और अफ़गानिस्तान में जाके काबुल नदी से मिल जाती है। और नीचे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में एक नदी प्रवाहित होती है, इसका नाम है स्वैत नदी। ये नीचे स्वैत है, ऊपर हमारी कुनार है, दोनों काबुल की सहायक नदियां हैं और काबुल जाके मिल जाती है इंडस नदी में। तो जो हमारी स्वैत नदी है, स्वैत नदी को हम, स्वैत नदी वाला जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं हेवन ऑफ पाक। ये पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे गेहूं और गन्ना बहुत ज़्यादा होता है। स्वैत नदी से उसकी सिंचाई करी जाती है और गेहूं और गन्ना की पैदावार अच्छी होती है, इसलिए हम पाकिस्तान का इसको स्वर्ग भी कहते हैं। कौन से क्षेत्र को? स्वैत नदी वाले क्षेत्र को। तो अब तक हमने देख लिया, इधर से हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंडस रिवर की राइट ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम भी पढ़ रहे हैं। राइट ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले आई थी हमारी श्योक नदी। श्योक नदी निकल रही थी रीमो ग्लेशियर से। रीमो ग्लेशियर को हम टंग ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर भी कहते हैं। और श्योक नदी में एक दूसरी नदी आके मिलती है जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, जिसका नाम है नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर। उसके बाद हमारी इंडस रिवर आगे बढ़ जाती है और इंडस रिवर आगे बढ़ जाती है तो गिलगित वाले क्षेत्र में उससे एक दूसरी नदी आके मिलती है जिसका नाम है गिलगित नदी। गिलगित नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? सादुर लेक, सादुर लेक से। उसके बाद हमारी जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर पहुंच जाती है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आके इसमें एक तीसरी नदी मिलती है जिसका नाम है काबुल नदी। काबुल नदी, काबुल नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? हिंदू कुश माउंटेन अफगानिस्तान से। सुलेमान की पहाड़ियाँ अफगानिस्तान से इसका ओरिजिन होता है, सुलेमान की पहाड़ियों से। और इस काबुल नदी की भी दो सहायक नदियां हैं, एक है स्वैत, दूसरी है कुनार। स्वैत नदी का जो क्षेत्र है उसे हम हेवन ऑफ द पाक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेहूं और गन्ना काफ़ी अच्छी मात्रा में पैदा होता है, अच्छी पैदावार होती है गेहूं और गन्ने की। उसके बाद हमारी आगे चलते हैं। आगे हमारी इंडस रिवर पहुँचती है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में यहाँ पे एक दूसरी नदी आके इसमें मिलती है। दूसरी नहीं, अब तो 1 2 3 फोर्थ हो गई। फोर्थ रिवर अफगानिस्तान वाले क्षेत्र के हिंदू कुश वाले पहाड़ियों से एक रिवर निकलती है और इंडस रिवर में आके मिल जाती है। उस नदी का नाम है बच्चों खुर्रम। खुर्रम, खुर्रम नदी फोर्थ है। उसके बाद खुर्रम के बाद यहाँ पे एक दर्रा भी है, खैबर, तो आपने सुना होगा। उसके बाद एक हमारी जो लास्ट है वो है गोमल रिवर। गोमल रिवर भी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से ही ओरिजिन इसका होता है। अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से ओरिजिन होके इंडस रिवर में मिल जाती है। गोमल रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? अफगानिस्तान, सुलेमान की पहाड़ियों से ही होता है। सुलेमान, ये सुलेमान की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। ऊपर ये हिंदू कुश, नीचे सुलेमान। तो सुलेमान की पहाड़ियों से ही ओरिजिन होता है गोमल नदी का। और गोमल नदी आगे आके इंडस रिवर में मिल जाती है। गोमल की भी दो सहायक नदियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया था काबुल की दो हैं, स्वैत और कुनार। ऐसे ही गोमल की भी दो सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? कुंडार, वहाँ पे कुनार थी, यहाँ पे कुंडार और झाप। कुंडार और झाप इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखिएगा। तो हम लेफ़्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज का क्विक रिविजन कर लेते हैं। देखिए, लेफ़्ट साइड से मिलने वाली जो नदियाँ थीं वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले थी हमारी जास्कर, सबसे नीचे लिखिए, सबसे पहले जास्कर नदी आके मिलती है लेफ्ट साइड से। उसके बाद कौन सी नदी आके मिलती है? उसके बाद आके मिलती है झेलम। झेलम के बाद कौन सी नदी आके मिलती है? झेलम के बाद आके आके मिलती है हमारी चेनाब। चेनाब के बाद आती है हमारी राबी। राबी के बाद हमारी आती है ब्यास और लास्ट में सतलज। लास्ट में सतलज। ये हमारी लेफ्ट साइड से मिलने वाली इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट है हमारी सतलज। लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट है हमारी चेनाब। राइट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो राइट साइड से मिलने वाली मेन 5 हैं, और भी छोटी मोटी कुछ नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुख्य 5 ही हैं। सबसे पहले हमारी श्योक रिवर आती है, उसके बाद आती है हमारी गिलगित, उसके बाद काबुल, गोमल और खुर्रम। खुर्रम पहले आती है। श्योक, गिलगित, काबुल, खुर्रम और गोमल नदी। श्योक नदी में एक दूसरी नदी आके मिलती है नुब्रा। ऐसी काबुल में दो नदियां मिलती हैं, स्वैत और कुनार। और गोमल में भी दो नदियां मिलती हैं, कुंदार और चाप। लेफ्ट साइड से राइट साइड से ट्रिब्यूटरीज कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है? मैच द फॉलोइंग करके आपको इस वाली स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे, हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन तो इस स्लाइड से बनता ही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
और लास्ट टॉपिक है हमारा इंडस रिवर का, इंडस वाटर ट्रीटी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। अभी तक भी ये मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी इन द वर्ल्ड है। इवन आफ्टर 4 फाइट्स हो चुकी हैं, 4 जंग हो चुकी हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, फिर भी ये अभी तक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटी बनी हुई है। ट्रीटी ऐसे ही बनी हुई है। तो ये ट्रीटी किन किन 2 देशों के बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। किस चीज़ की रिगार्डिंग है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। कहाँ पे ये ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी हुई थी कराची में। जगह का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कराची में ये ट्रीटी हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? 3 पार्टी थी यहाँ पे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के अयूब खान, भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और जिसके उपलब्ध जो इन दोनों की बातचीत में शामिल कराया था वो थी हमारी वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक, अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर कराची में 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960, डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 19 सितंबर 1960 को एक ट्रीटी पे साइन किया जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। ये ट्रीटी क्या कहती है? ये ट्रीटी कहती है कि जो हमारी इंडस रिवर है उसका 80% वाटर का यूज़ करेगा पाकिस्तान और 20% वाटर यूज़ करेगा इंडिया। लेकिन 80-20 भी को भी दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो हमारी वेस्टर्न रिवर हैं, जो हमारी वेस्टर्न 3 रिवर हैं, टोटल 6 रिवर मैंने आपको बताया था ना। हाँ, उन 6 में से जो वेस्टर्न वाली 3 रिवर हैं, कौन कौन सी हैं वेस्टर्न वाली? इंडस, झेलम और चिनाब। इंडस, झेलम और चिनाब, इन्हें पाकिस्तान की नदी माना गया है। और इन वेस्टर्न 3 रिवर में से टोटल वाटर का 80% इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, रेस्ट 20% का इस्तेमाल करेगा इंडिया। जो हमारी ईस्टर्न साइड की 3 रिवर हैं जो बच गई, कौन सी बच गई? रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और सतलज, इसका 80% यूज़ करेगा इंडिया और 20% वाटर जो बच जाएगा उसे यूज़ करेगा पाकिस्तान। और इसके रूल्स क्या हैं कि भारत इन जो ऊपर वाली 3 नदी हैं, वेस्टर्न रिवर्स हैं 3, इंडस, झेलम और चिनाब। कौन कौन सी? इंडस, झेलम और चिनाब। उसके ऊपर स्टोरेज ऑफ वाटर नहीं कर सकता है, वाटर को स्टोरेज नहीं कर सकता है, स्पिल गेट्स नहीं बना सकता है, उस पर डैम का कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकता है। जबकि जो ईस्टर्न वाली 3 रिवर हैं उस पर डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो ये हमारी थी इंडस वाटर ट्रीटी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये नदियों के नाम भारत की कौन सी 3 है और पाकिस्तान की कौन सी 3 है, ये याद रखिएगा। टोटल 6 ये याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये इंडस वाटर ट्रीटी चैप्टर हमारा समाप्त होता है, एंड होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा ब्रह्मपुत्रा या सांगपो रिवर सिस्टम, उसे हम डिटेल से जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।